Hello friends, welcome to our channel Study Addicted. This is a lecture series of Indian polity from M लक्ष्मीकांत और ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज रहती है फॉर यूपीएससी एज वेल एज अदर स्टेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। और इसमें मैं जो हूँ इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन जो है जो ऐड कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ हमारी जो है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसमें जो हम कवर करेंगे। कोई भी रिसेंट इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स जो है न्यूज में रहा है तो उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो न्यूज में रहते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है तो उनको भी हम कवर करने की जो है इसमें कोशिश करेंगे और ये आपकी जो बहुत ज्यादा हेल्प जो एग्जामिनेशन में करने वाली है। सो लेट अस बिगिन। 170 क्वेश्चन सो फार हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये जो है यूपीपीसीएस 2015 में जो ये पूछा गया था, इसमें पूछा गया है व्हाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन relating the disqualification of member of the parliament the president shall obtain the opinion of। देखिए तो इसमें ये पूछा गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी जो मैटर है प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट जो किसकी ओपिनियन किसकी सलाह जो इसमें जो है प्रेसिडेंट लेगा। देखिए इसका राइट आंसर है बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड देखिए हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो ये इनेक्ट किया गया इलेक्शन से रिलेटेड। ये जो एक्ट है ये बनाने की पावर जो है पार्लियामेंट के पास रहती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो चैप्टर 3 रहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का फ्रॉम सेक्शन 7 to 11 ये डील्स करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिफेक्शन के ही केस में डील करेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ जो है डिफेक्शन यानी कि दल बदल अगर कोई करते हैं तो उनसे रिलेटेड जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है डील करता है। और यहाँ पर जो है डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा और वाइस चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा जो होते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारे 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखने को मिलता है। ये जो इंसर्ट किया गया था बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे इस एक्ट को जो इनेक्ट किया गया था। और इसमें प्रोविजन ये है कि कोई भी मान लीजिए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो किसी पार्टी के टिकट को लेके जो है इलेक्ट होता है टू दी हाउस पार्लियामेंट में लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटर में और वो उसके बाद जो है वॉलंटरी रिजाइन कर देता है अपनी पार्टी से या अपनी पार्टी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट वोट करता है तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उनकी हाउस की मेंबरशिप जो है कैंसिल हो जाएगी और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम दैट हाउस। उनकी जो मेंबरशिप वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। दूसरा इसमें प्रोविजन रहता है इंडिपेंडेंट मेंबर से रिलेटेड। इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर मान लीजिए इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट के लिए या स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए और वो जो है इलेक्ट होने के बाद किसी पार्टी को जो अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और ये भी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम देयर सीट इन रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट। और इसके बाद हमारे पास होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स देखिए इनके पास ऑप्शन रहता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 80 के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को जो है नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। 331 के अंडर जो है प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स को लोकसभा के लिए। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुई 2020 की इसने जो है ये जो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की इसको जो है खत्म कर दिया है। तो ये जो 12 जो नॉमिनेट मेंबर्स रहेंगे राज्यसभा में अगर ये विद इन 6 मंथ्स अगर 6 महीनों के अंदर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर इसके बाद ये किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें एक्सेप्शन है हमारी मर्जर की। अगर 2/3 मेंबर जो रहते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है मर्ज करने के लिए राजी होते हैं तो मर्जर के ऊपर इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। पहले जो हमारा 1/3 केस था अगर 1/3 मेंबर्स अगर स्प्लिट करना चाहते हैं अगर अपनी पार्टी से निकल जाना चाहते हैं तो इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था। लेकिन बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुई 2003 में और ये जो स्प्लिट वाला कंसेप्ट है इसको जो है डिलीट कर दिया गया। और इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सेप्शन स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो रहते हैं हाउसेज के उनसे रिलेटेड रहती है। अगर वो अपने ऑफिस की फंक्शनिंग के लिए जो है किसी अपनी पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन करते हैं तो वो अपने ऑफिस के टेन्योर खत्म होने के बाद जो है अपनी पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है मैं ये था डिफेक्शन से रिलेटेड और डिफेक्शन से रिलेटेड भी किस तरह से मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई होंगे। और यहाँ पर जो डिफेक्शन से रिलेटेड जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है इसमें स्पीकर और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हैं उसके वो डिसाइड करते हैं इस मैटर को। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन अदर डिस्क्वालिफिकेशन रहती है जैसे अदर डिस्क्वालिफिकेशन में हमारे पास आता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड करता है तो कोई भी पर्सन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर का मेंबर है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ है सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन जो है किसी क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर का कोई मेंबर है हमारे एमएलए हैं एमपी हैं अगर ये जो है
किसी क्रिमिनल ऑफेंस में जो है गिल्टी ठहराए जाते हैं, तो इनकी कन्विक्शन से लेके जो है इनके रिलीज तक, जब ये रिलीज होंगे तो उसके 6 साल तक, उसके रिलीज होने की डेट के 6 साल बाद तक भी इनके ऊपर जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो बैन लग जाएगा। और लिली थॉमस केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना ना आप। इन केसेस को आप कोट भी कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये 2013 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी कि अगर कोई भी एमएलए, एमपी, एमएलसी या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर जो है किसी क्रिमिनल ऑफेंस में जो है कन्विक्टेड होता है और उसको जो 2 साल की मिनिमम सजा सुनाई जाती है, तो उसकी उस हाउस की मेंबरशिप जो है विद इमीडिएट इफेक्ट जो है कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह के जो मैटर जो डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, इनको डिसाइड जो है हमारे जो है प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट जब भी ऐसे मैटर्स को जो है डिसाइड करते हैं, तो ये जो है ओपिनियन लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कब ऐड किए गए हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तभी से फंडामेंटल राइट्स थे। 26 जनवरी 1950 को ऐड किए गए हैं बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा या 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ये जो एमपीपीएससी में ये पूछा गया है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन के द्वारा जो ऐड की गई थी। इसमें जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड की गई थी, और ये जो है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इनको लिया हुआ था। और ध्यान रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 ही एकमात्र ऐसा अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने जो प्रमेय को अमेंड करके उसमें जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेटिव वर्ड जो ऐड किए थे। और फंडामेंटल ड्यूटीज जब 1976 में जो ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्ट 4th ए आर्टिकल 51A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इस टाइम ऐड की गई। इसके बाद जो एक हमारा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और इसके द्वारा जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी जो है इसमें इंसर्ट की जाती है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आप देख सकते हैं पार्ट 4th ए आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो हमारे रहते हैं। इसमें देखिए बोला गया है, इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render the national service when called upon to do so, to promote harmony and spirit of common brotherhood among different sections of our society, and renounce the practices that are derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve natural environment including forest, lakes, wildlife, and have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and abjure violence, एब्जोर होता है त्याग करना, हिंसा का त्याग करना, टू स्ट्रीव टुवर्ड्स एक्सीलेंसी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कंटिन्यूअसली राइजेस टू न्यू लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स। और लास्ट रहती है कि पेरेंट्स और गार्डियंस की जो है ये जो है ड्यूटी रहती है कि अपने चिल्ड्रन को इन दी एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड करना। और ये जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसका ध्यान रखना है ना, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जो है ऐड की गई है। और ये 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपको जो याद होनी चाहिए, इनरमेट करने के लिए भी ये आपसे जो है मीन्स में जो है आपसे पूछी जा सकती है। और एक बात का और ध्यान रखना, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, ये इनफोर्सेबल नहीं है, ये किसी भी कोर्ट्स के द्वारा जो इनफोर्सेबल नहीं की जा सकती है, ये जस्टिफिकेबल नहीं है। लेकिन हम सिटीजन की ये ड्यूटी रहती है कि हम इन ड्यूटीज को जो है फॉलो करें व्हाइल एंजॉयिंग अवर राइट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है, अगर ये यूकेपीसी पीएससी में जो है पूछा गया है, तो इसको जो है और भी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। राइट ऑफ सर्विस, तो इसमें पूछा गया कि ये जो राइट ऑफ सर्विस का ये जो कंसेप्ट है, ये किस कंट्री से जो ओरिजिनेट हुआ है। तो ये ध्यान रख लेना आप, राइट ऑफ सर्विस का कंसेप्ट जो है ग्रेट ब्रिटेन से जो हमारा जो ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिया गया है। एक परोपकारी जो राज्य रहता है उसका कंसेप्ट जो है हमारे भारत के संविधान में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर जो है इसको जो इंक्लूड किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी रहते हैं, ये जो है वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट को जो इनविसेज करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे जो है पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 जो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहते हैं। देखिए अभी इंपॉर्टेंस क्या रहती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। देखिए आपने समझना है जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये प्रमोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। इसमें हमें ना राइट टू वर्क मिलता है, ना ही कोई सोशल प्रोटेक्शन मिलती है,
तो ध्यान रखना, हमारे जो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रॉम पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35, ये हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये इनफोर्सेबल है बाय द कोर्ट्स। आप इनफोर्समेंट के लिए कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है इसमें जो है रिट इशू करने के लिए जो है बाउंड रहते हैं। तो ये इनफोर्सेबल और जस्टिफिकेबल है कोर्ट के द्वारा। आप कोर्ट में जा सकते हैं इनकी इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है और इनकी इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और ये नॉन जस्टिफिकेबल है, आप इनकी इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और ये प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है इंक्लूड किया गया था। और एक बात ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्लासिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन इनके कंटेंट के हिसाब से जो है हमारे पास जो है सोशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहते हैं, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहते हैं हमारे पास, और लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहते हैं। सोशल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। तो ध्यान रखना 8 जो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल्स में मिलेंगे, इन आर्टिकल्स को एक बार पढ़ लेना। इनमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जो हमारे जो है सोशलिस्टिक है। गांधीयन प्रिंसिपल में हमारे पास जो है आर्टिकल 40 जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, फिर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 41 के तहत, फिर हमारे पास जो है आर्टिकल 43 प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री है, 41 नहीं आएगा 43 आएगा। और 43 बी इसमें रहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें बात कही गई है 46, 47 और 48। इन आर्टिकल्स के तहत जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं ये जो है गांधीयन है। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आपको मिलेंगे 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। आर्टिकल 38 जो सोशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जो है बोलता है स्टेट को कि स्टेट ने एक ऐसा सिक्योर करना है, एक ऐसा सोशल ऑर्डर जिसमें जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल को जो प्रमोट किया जाता है, जिसमें जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो प्रमोट किया जाता है और मिनिमाइज की जाती है इसमें इनइक्वालिटीज। आर्टिकल 39 देखिए 6 राइट्स जो है देता है जो कि फॉलोड करने स्टेट के द्वारा। इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ लेना। राइट टू एडुकेट मींस ऑफ लिवलीहुड वगैरह, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, इस तरह से ये बात करते हैं। आर्टिकल 39 जो है प्रमोट करता है जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। और आर्टिकल 41 बोलता है कि स्टेट ने ऐसे स्टेप लेने हैं जिसमें सिक्योर हो सके राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क और पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, डिसेबलमेंट या ओल्ड एज। आर्टिकल 42 बोलता है कि स्टेट ने ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसमें जो है सिक्योर किया जा सके, प्रोवाइड करवाई जा सके जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी लीव। इसमें जो मैटरनिटी लीव जैसे हमारी कंट्री में जो है 26 वीक्स की जो है हमारी कंट्री में जो मैटरनिटी लीव जो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो मैटरनिटी लीव का मतलब होता है कि जैसे किसी औरत का कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है मातृत्व जो अवकाश जो होता है वो बच्चे की अच्छी देखभाल के लिए इसको बोलते हैं। आर्टिकल 43 बोलता है कि स्टेट ने सिक्योर करना है, पक्का करना है लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपॉर्चुनिटी, कल्चरल और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है, कल्चरल और सोशल अपॉर्चुनिटी जो है वर्कर्स को जो है प्रोवाइड करानी है। आर्टिकल 43 ये जो है बोलता है कि स्टेट ने ऐसे स्टेप्स लेने जिसमें जो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन जो है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री सिक्योर हो सके। आर्टिकल 47 बोलता है कि हमारी स्टेट ने ऐसे स्टेप लेने हैं जिसमें जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारे सिटीजन का इंक्रीज हो सके, जिससे पब्लिक हेल्थ जो इंप्रूव हो। फिर अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो आर्टिकल 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड बात करता है। ये बोलता है कि स्टेट ने जो ऑर्गेनाइज करनी है विलेज पंचायत और इनको जो है नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटीज जो है प्रोवाइड करनी है ताकि ये जो है यूनिटी ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह जो ये वर्क कर सके। और आर्टिकल 43 जो गांधीयन प्रिंसिपल का कंटेंट इसमें रहता है, ये बोलता है कि रूरल एरियाज में जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस के ऊपर जो है प्रमोट करना है। कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है जो रूरल एरियाज के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके बेस्ड पर जो है ये इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं। जैसे मान लीजिए जूट है, कोई कपड़ा
बनाने वाली इंडस्ट्री है, या वूल वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री है, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई इंडस्ट्री है, उसको जो रूरल एरिया पे उसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोल देते हैं। और आर्टिकल 43B जो है ये जो है 96th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जो इसको ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 43B का ध्यान रखना, ये जो है 97th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा ये ऐड किया गया है। इसमें जो है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इसमें जो बात की गई है। और आर्टिकल 46 जो है गांधीयन प्रिंसिपल है, इसमें ये बोला जाता है कि हमने प्रमोट करना है एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो रहते हैं हमारे SC SCs और अदर वनरेबल सेक्शन जो हमारी सोसाइटी के रहते हैं, और इनको जो है हमने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से। उसके बाद हमारे पास देखिए लिबरल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द कंट्री बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 45 जो है 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है। आर्टिकल 48 जो कि लिबरल डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बोलता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को हमने मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस के ऊपर जो ऑर्गेनाइज करना है। आर्टिकल 48A जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो आर्टिकल 48 बात करता है। आर्टिकल 49 जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह की प्रोटेक्शन की जो बात करता है। और आर्टिकल 50 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, द स्टेट ने ऐसे स्टेप्स करने हैं जिस ताकि जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी हो सके फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 51 जो है हमारे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डील करता है। और गांधीयन प्रिंसिपल के जो प्रोविजन है आर्टिकल 47 के, वो जो है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स जो रहती हैं, ऐसे ड्रग्स जो इंजरियस रहते हैं हमारे हेल्थ में, उनको प्रोहिबिट करने से रिलेटेड बात करता है। और आर्टिकल 48 जो कि गांधीयन प्रिंसिपल का कंटेंट जो इसमें रहता है आर्टिकल 48 में, ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ काउ कैटल और अदर एनिमल्स, इनकी जो है स्लॉटर इनको मारना जो है इसमें जो प्रोहिबिट करने की इसमें जो बात कही गई है। लेकिन आप ध्यान रखना, ये जो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिकमेंडरी है, ये जो है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर जो है बाइंडिंग नहीं होते हैं। फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है, और स्टेट को चाहिए कि वो जो है इनको फॉलो करें जब भी वो जो पॉलिसीज वगैरह जो है बनाते हैं हमारे सिटीजन के लिए। आप इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मैंने आपके साथ आर्टिकल 48 डिस्कस किया। आर्टिकल 48 का जो कंटेंट है, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर या अदर मिल्क एनिमल्स की बात करता है, वो गांधीयन प्रिंसिपल में आ जाएगा। और आर्टिकल 48 का जो कंटेंट जो कि बोलता है कि हमने ऑर्गेनाइज करनी है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन, वो जो है हमारे पास लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में जो है आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो देख सकते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट जो इससे रिलेटेड जो है दी गई है। देखिए इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि ये जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये प्रमोट्स करता है टूरिज्म, बिल्कुल सही बात है, टूरिज्म को प्रमोट करता है एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी ठीक हो जाएगी। तो जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है उनको हम काट सकते हैं, क्योंकि टूरिज्म को जो ये प्रमोट करता है। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है, दूसरा बोलता है कि ऑल कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की जो 193 जो मेंबर्स हैं वो जो पार्ट रहते हैं। अब जैसे अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें 164 मेंबर्स हैं, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में जो 158 जो हमारे मेंबर्स रहते हैं, सारे के सारे मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के नहीं है। अगर ऐसी स्टेटमेंट आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी पूछी जाए तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली ये गलत होंगी, क्योंकि सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स जो है किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो है नहीं होते हैं। कोई ना कोई मेंबर उसमें एक्सेप्शन रहता है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 164 मेंबर्स ही है, बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स इसमें मेंबर नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओनली इज करेक्ट। ये जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है यूनाइटेड नेशंस की एक जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और ये जो है वर्क करती है फॉर द ये जो है वर्क करती है फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, और रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर सस्टेनेबल यूनिवर्सल एक्सेसिबल टूरिज्म से रिलेटेड। और ये स्टेब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1974 को, और मैड्रिड जो कि कैपिटल रहती है स्पेन की, इसमें आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। और इसकी मेंबरशिप जो 158 कंट्रीज इसमें इंक्लूड करते हैं, 6 टेरिटरीज के साथ साथ है, और 500 एफिलिएट मेंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं प्राइवेट सेक्टर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टूरिज्म एसोसिएशन एंड लोकल टूरिज्म अथॉरिटीज को। तो हेडक्वार्टर याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैड्रिड स्पेन में जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे जो हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो आपको जो हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। ILO के हेडक्वार्टर्स भी जो है आपको जो है स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, और ILO जो है 1919 में जो एस्टेब्लिश हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना, ये 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल 1948 को ये जो एस्टेब्लिश हुई थी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना 1 जनवरी 1995 को जो ये एस्टेब्लिश हुई थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल रहती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गुड सर्विसेज एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्साइज रेड फ्लैग से रिलेटेड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी स्टेट पीसीएस में जो है, स्टेट पीएससी में जो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो एक्साइज रेड फ्लैग जो है एक मल्टीलेटरल जो है एयर एक्साइज रहती है, ये जो कंडक्टेड की जाती है यूएसए के द्वारा। हर साल इस एक्साइज को जो कंडक्ट किया जाता है। एक्साइज रेड फ्लैग जो है एक 2 वीक जो एडवांस एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज रहती है यूएसए की। और ये जो डिफरेंट पोजीशंस भी ये जो होती है, इसमें जो है यूएसए जो हर साल देखिए 4 to 6 जो है रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है 4 से लेकर 6 रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करते हैं, जिसमें नेलीज एयरफोर्स बेस जो इनका नेवेडा में रहता है, रेड फ्लैग अलास्का में ईस्टर्न एयरफोर्स बेस अलास्का। और 1975 से जो है इसमें जो एयर क्रूज रहते हैं फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, मरीन क्रॉप्स, स्टेट आर्मी और न्यूमरस नेटो अलाइड जो इनके रहते हैं, उनसे रिलेटेड भी इसमें मेंबर्स रहते हैं। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। ये जनरली एक मिलिट्री अलायंस रहती है। एक नेटो कंट्री के ऊपर अटैक जो बाकी सभी कंट्रीज के ऊपर जो अटैक समझा जाएगा, जितनी भी अटलांटिक ओशन से रिलेटेड साउंडिंग जो कंट्रीज हैं। तो ये आप अपने स्क्रीन के सामने वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम यहाँ से जो वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पर मिलेगी आपको ये यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज का एक ये अलायंस रहता है। इस तरह से अगर मैं जूम बैक आपके लिए करूं तो ये हमारे पास ह्यूज अटलांटिक ओशन। अब देखिए इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि अटलांटिक ओशन में जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसके साथ ये जो कंट्रीज जो हमारी रहती हैं, ये इसके आपको इसमें मेंबर्स मिलेंगे। जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, यूके हो गया, आयरलैंड इसका मेंबर नहीं है, फ्रांस हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर नहीं है, स्विट्जरलैंड आपको यहाँ पर मिलेगा, स्विट्जरलैंड भी इसका मेंबर नहीं है, हंगरी इसका मेंबर है। और ध्यान रखें ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है इन पास्ट जो है हैब्सबर्ग एम्पायर का जो है पार्ट थे। ये देखिए काफी अच्छा मैप है नेटो कंट्रीज का, आप ध्यान रखें। यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर कनाडा, यूएसए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड जो कि टेरिटरी है हमारी डेनमार्क की। यहाँ पर नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा, फिर इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिर नीचे पोलैंड, पोलैंड के नीचे आपको यहाँ पर जर्मनी मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्पेन, फ्रांस, फ्रांस के नीचे स्पेन, पुर्तगाल, और यहाँ पर बड़ी कंट्री टर्की, टर्की भी जो मेंबर हमारा जो इसका रहता है नेटो का। फिर आपको यहाँ पर देखिए इटली मिलेगा, अल्बेनिया मिलेगा। सो इन कंट्रीज का ये जो आप ब्लू कंट्रीज देख पा रहे हैं, ये जो है हमारे नेटो के पार्ट है। इनका थोड़ा ध्यान रखना आप। नॉर्वे हो गया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, ये जो टेरिटरी है ये रशियन टेरिटरी है। पोलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, यूके, फ्रांस, और बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। क्रेज रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, टर्की, इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। इनको याद रख लेना। लेकिन देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा हमेशा कि कौन मेंबर है या कौन नहीं है। अगर आपको ये पता होगा कि कौन मेंबर नहीं है तब भी आपको याद रहेगा। इसमें एक बात ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड यहाँ पर इसका मेंबर नहीं है, लिechtenstein इसका मेंबर नहीं है। इसके साथ साथ हमारा जो ये ऑस्ट्रिया रहता है ये भी जो मेंबर नहीं है। यहाँ पर आप एक छोटी सी कंट्री देख सकते हैं लग्जमबर्ग, ये भी इसका मेंबर नहीं है। यहाँ पर आपको एंडोरा मिलेगा, छोटा सा, स्पेन और फ्रांस के बीच में, ये भी नेटो का मेंबर नहीं है। मैक्सिको भी नेटो का मेंबर नहीं है। और यहाँ पर आप कंट्री देख सकते हैं, इसमें नॉर्थ मैसेडोनिया है, कोसोवो है, मोंटेगिरो है, बोस्निया है और सर्बिया है, ये इसके मेंबर नहीं है। अगर ये आप वर्ल्ड मैप देखें और यूरोप के ऊपर फोकस करें तो ये सर्बिया हो गया, कोसोवो हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, मोंटेगिरो हो गया, ये इसके मेंबर नहीं है। और कंट्रीज की कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए। और बोस्निया और हर्जेगोविना जो रहती है इसकी साराजेवो देखिए कैपिटल रहती है। और साराजेवो में हमारे अर्जडुक के फ्रेंच फर्डिनांड जो कि हमारे प्रिंस थे ऑस्ट्रिया हंगरी हैब्सबर्ग एम्पायर के, उनकी एसेसिनेशन हुई थी 28 जून 1914, जो कि मोस्ट इमीडिएट कोज जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो था। और हेडक्वार्टर जो मिलेंगे आपको नेटो के, वो जो यहाँ ब्रुसेल्स बेल्जियम मिलेंगे। और यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर भी आपको ब्रुसेल्स बेल्जियम में मिलेंगे। और इसके नीचे आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा। स्विट्जरलैंड देखिए एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। और स्विट्जरलैंड के वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा जेनेवा। जेनेवा में WHO, WTO, ILO और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर भी आपको जो जिनेवा में मिलेंगे। फिर फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस रहती है। यहाँ पर जो आपको जो है यूनेस्को, यूनिसेफ के जो हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। OECD के हेडक्वार्टर्स भी आपको पेरिस में मिलेंगे। और इसके नीचे आप ये कंट्री देख पा रहे हैं स्पेन, और स्पेन की कैपिटल जो है रहती है मैड्रिड। और मैड्रिड में आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के।
सो इसे मेमोराइज कर लेना। एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो काफी ज्यादा न्यूज में थी, ये जो है यूएसए की एक एक्सरसाइज है। देखिए रिसेंटली एक न्यूज में आपको एक्सरसाइज मिलेगी शाहीन 9th एडिशन थी आई थिंक, और इसको जो है ईगल एक्सरसाइज भी जो है बोला जाता है। ये जो है 2011 के बाद से जो है कंटिन्यू जो है हमारी एक्सरसाइज जो है चली हुई है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो मेक श्योर इसको भी आप रिमेंबर जरूर करें, चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये एक्सरसाइज चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, शाहीन और ईगल 9। और एक जो है एक्सरसाइज न्यूज में थी पीछे जैसे इनडेस्ट्रक्टेबल ब्रदरहुड, इनडेस्ट्रक्टेबल ब्रदरहुड। इनडेस्ट्रक्टेबल ब्रदरहुड जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है एक एक्सरसाइज है। ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये रशिया के द्वारा बनाई गई है नाटो को टैकल करने के लिए। और ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है 14 फरवरी 1992 को जो है रशिया की इनिशिएटिव के द्वारा जो है फॉर्म हुआ था। ये जो है नेटो को टैकल करने के लिए जो रशिया के द्वारा एक जो है बनाई गई एक मिलिट्री लाइंस है, और इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे मॉस्को में। सीएसटीओ के जो है 6 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स अगर आप इंडिया से ऐसे नॉर्थ में जाए तो एक मेंबर जो है इसका रशिया रहेगा, सेकंड वन इज कजाकिस्तान, थर्ड वन इज किर्गिस्तान, फोर्थ वन इज तजाकिस्तान, फिफ्थ वन इज आपको यहां पर मिलेगा अर्मेनिया। और आप इस तरह से जूम करें, अर्मेनिया एक जो है लैंड लॉर्ड कंट्री है। और 6 कंट्री जो इसका पार्ट है ये है बेलारूस। तो ध्यान रखें कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 6 मेंबर उसमें रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अर्मेनिया और बेलारूस जो इसके मेंबर हैं। सीएसटीओ न्यूज में इसलिए थी क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान का जो है नगरोना कराबाग रीजन को लेकर जो है डिस्प्यूट था, तो इस रिलेटेड जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में सीएसटीओ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से नीचे दिए गए कौन से इंस्टीट्यूशन को जो है हेडेड जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये इनमें से किस इंस्टीट्यूशन के जो हमारे चेयरमैन होते हैं। तो देखिए नीति आयोग हो गया, इंटरस्टेट काउंसिल हो गया, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल होगी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होगी। इन सब के चेयरमैन जो है हमारे पीएम होते हैं, इस बात को याद रख लेना। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो हमारी गवर्नमेंट का जो एक पॉलिसी थिंक टैंक है, पॉलिसी से रिलेटेड ये जो है हमारी गवर्नमेंट को राय देता है, पॉलिसी फ्रेम करने में इसका काफी बड़ा जो रोल रहता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अचीव करने के एम के साथ ये जो वर्क करता है, और डिफरेंट स्टेट्स को ये साथ में लेके चलते हैं। और ध्यान रखना नीति आयोग को जो एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को बाय एनडीए गवर्नमेंट, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन, जिसमें जो टॉप डाउन मॉडल अप्रोच बनाई जाती थी। तो ध्यान रखना इसमें डाउन टू टॉप अप्रोच जो है नीति आयोग जो अपनाता है। और इसके जो चेयरमैन है हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, और सीईओ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अमिताभ कांत इसके रहते हैं। और नीति आयोग का ध्यान रखना, नीति आयोग ना ही कोई स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और देखिए इंटरस्टेट काउंसिल का ध्यान रखना, इंटरस्टेट काउंसिल जो है नॉन परमानेंट है, यानी कि परमानेंट नेचर की नहीं होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ध्यान रखना आर्टिकल 263 जो है हमारे इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड जो है हमारे जो है प्रोविजन जो प्रोवाइड करता है, और टाइम टू टाइम जो है इंटरस्टेट काउंसिल जो हमारी जो है बनाई जाती है। इनका गठन जो जनरली हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा जो इनका गठन जो होता है। और इनका गठन तब होता है मान लीजिए कोई डिस्प्यूट जो है स्टेट्स के बीच में राइज हो गया, और प्रेसिडेंट इस ओपिनियन में है कि एक इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करना जरूरी है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो उस केसेस में ये जो बनाई जाती है। और ध्यान रखना इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन भी हमारे जो है पीएम होते हैं। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर जो वर्क करती है, और इसके चेयरमैन अगेन हमारे जो है पीएम होंगे। और एक बात का और ध्यान रखना, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्व नेशन है, इसका नाम जो है 14 जून 2019 को चेंज करके जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो रख दिया गया है। तो रिसेंट डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इससे बाद नेक्स्ट हमारी है नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का यहीं से पता लगता है, इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण, यानी कि जोड़ के रखना। तो इसमें हमें जो है सीनियर हमारे जो इसमें पॉलिटिशियंस और पब्लिक फिगर्स जो है इंडिया से इसमें मिलेगी। इनका मेन काम होता है हमारी कंट्री में जो है किसी प्रकार का कम्युनलिज्म या रीजनलिज्म या कास्टिज्म को फैलाने से रोकना। और इसके चेयरपर्सन भी पीएम रहते हैं, और फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1961 में। और काउंसिल मेंबर्स में आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सेलिब्रिटीज, मीडिया हेड्स, चीफ मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन लीडर भी आपको मिलेंगे। उसके बाद रहती है हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, पैक्स बॉडी रहती है डिजास्टर से रिलेटेड लड़ने के लिए। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के द्वारा ये बनाई गई थी। और डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के मेन फीचर्स याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और
ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है और इसके चेयरमैन जो है पीएम रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दी गई है और आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट बोली गई कि जो हमारा भारत का संविधान है वो प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, बिल्कुल सही बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस बात को प्रोवाइड करता था कि हर स्टेट के लिए जो है एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन बाद में क्या होता है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है इसने ऑथराइज किया पार्लियामेंट को कि ये किसी कॉमन हाई कोर्ट को जो है 2 या मोर स्टेट्स का हाई कोर्ट भी जो है इसको जो है बना सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें जो ये ठीक हो जाएंगी। और या एक बात और ध्यान रखना, ये जो 7th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1956 की, ये प्रोविजन बनाती है कि एक जो गवर्नर है हमारा, ये जो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर रह सकता है, कि एक गवर्नर जो है 2 और मोर स्टेट्स का गवर्नर भी हो सकता है, और जो सैलरी रहेगी ये उस प्रोपोर्शन में दी जाएगी जिस प्रोपोर्शन में जो है प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करेंगे। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इम्पीच करने का प्रोसीजर सेम रहता है। हाई कोर्ट से रिलेटेड और फैक्ट आप ये ध्यान रखना, ये जो है हाई कोर्ट जो है हमारी कंट्री में जो है आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो स्टेब्लिश होते हैं। अगर एक हाई कोर्ट जो 2 और मोर स्टेट का हाई कोर्ट भी है, तो जहां तक जो है टेरिटरी जो है इनकी कॉम्प्रोमाइज करेगी इन स्टेट्स और यूटीज की, वहां तक जो इनकी जो आपकी जो जुडिक्शन जो रहेगी। और हमारी कंट्री में सो फार जो 25 हाई कोर्ट्स हो चुके हैं, और सबसे रिसेंट हाई कोर्ट जो है हमें जो है आंध्र प्रदेश में जो देखने को मिलता है। और हाई कोर्ट के जजेस जो है 62 ईयर जो इनकी रिटायरमेंट एज रहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है ये 65 है। और ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के जजेस एज वेल एज हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का सेम प्रोसीजर है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें जो है रिमूवल जो रेजोल्यूशन है वो 100 मेंबर्स एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन लोकसभा और 50 मेंबर्स इन राज्यसभा के द्वारा जो साइन होना चाहिए। अगर लोकसभा में जो रिमूवल मोशन दिया जा रहा है तो जो स्पीकर है लोकसभा को उसकी मर्जी है कि उसको एडमिट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं उस मोशन को एडमिट करने से। अगर राज्यसभा में हो रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इनके होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, इनकी मर्जी होती है कि उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्पीकर या चेयरमैन जो रहते हैं लोकसभा या राज्यसभा की, इसको जो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिमूविंग मोशन को, तो इसके बाद जो है एक जो कमेटी जो है गठित की जाती है। ये जो थ्री मेंबर कमेटी है इसमें या तो चीफ जस्टिस हमारे इंडिया होने चाहिए या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, दूसरा इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और एक डिस्ट्रिक्ट जुरिस्ट जो है होंगे गवर्नमेंट ओपिनियन में वो होंगे। अगर ये कमेटी जो है फाइंड करती है जज को ऑफ मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी के, तो रिस्पेक्टिव हाउस में जो उस मोशन को जो है वोटिंग के लिए अडॉप्ट कर लिया जाएगा। और ध्यान रखें दोनों हाउसेस के द्वारा जो है रिमूवल मोशन जो है 2/3 मेंबर्स के द्वारा जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा जो है पास होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा जो है ये पास होना चाहिए और 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन दी मेंबरशिप ऑफ द हाउस के द्वारा जो ये जो पास होना चाहिए। उसके बाद जब ये दोनों हाउसेस के द्वारा जो पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डर पास कर देंगे फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सेम प्रोविजन दोनों केसेस में रहेगा। और एक बात का ध्यान रख लेना, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और चीफ जस्टिस हैं इनकी सैलरी एज वेल एज पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है बनती है। लेकिन जो हमारे जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से बनेगी, लेकिन इनकी जो पेंशन है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है बनती है। और आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है एक हाई कोर्ट के जजेस को जो है दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया कि इन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है मेंशन किए गए। तो ध्यान रखना पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 जो हमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल काउंसिल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जनरल काउंसिल जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत जो है ये जो एस्टेब्लिश की गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो इसमें जो ठीक हो जाएगी, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो जहां पर 1 नहीं है उसको हम काट सकते हैं। सेकंड है एक्ट टू डिवाइड द कंट्री इनटू 6 जनरल काउंसिल, ये बात सही नहीं है। इस तरह से अगर आप डायरेक्शंस का ध्यान रखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये होगी 4 जनरल काउंसिल, और एक रहती है हमारी सेंट्रल जनरल काउंसिल जिसमें सेंट्रल स्टेट्स हमारी आती हैं। तो ये जो हमारे 5 जोन्स में, ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, ये जो हमारी कंट्री को 5 जोन्स में जो डिवाइड करती है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्टर्न जोन एंड वेस्टर्न जोन। तो 6 यहाँ पर नहीं होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट जहां पर है उसको हम जो है काट सकते हैं। तो आंसर सिर्फ ए ओनली हमारी ठीक है। पीएम चेयरमैन नहीं होते हैं जनरल काउंसिल, इस बात को आप ध्यान रखें। जनरल काउंसिल एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट काउंसिल है, इनके चेयरमैन जो है होम मिनिस्टर साहब हमारे होते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। ये आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं जनरल काउंसिल जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, बिकॉज एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जनरल काउंसिल नहीं होती हैं। और ये जो बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये बनी हुई है। और 5 जोन्स हमारी कंट्री में 5 जोन्स में हमारी कंट्री को डिवाइड करती है, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल। और हर एक जनरल काउंसिल में हमें जो है
होम मिनिस्टर जो इनके चेयरमैन मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट के इसमें होंगे, और 2 अदर मिनिस्टर्स होंगे फ्रॉम इन स्टेट इन द जोन, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूटीज इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए क्लियरली मैंने मेंशन किया कि होम मिनिस्टर जो रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉमन चेयरमैन होंगे। और याद रखना ये जो जोनल काउंसिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कवर नहीं करती हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो रहते हैं हमारे, उनकी एक अपनी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जो कि 1971 में जो है बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में मिलेगा। और इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा इसमें इंक्लूड होते हैं, और सिक्किम को जो है 2002 में जो है इसमें जो ऐड किया गया था। टोटल 8 स्टेट्स को ये कवर करती है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और हेडक्वार्टर जो है इस काउंसिल का आपको शिलोंग में मिलेगा। और जो हमारे जो मिनिस्टर जो रहते हैं फॉर द डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये जो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, और चेयरमैन इसके जो होम मिनिस्टर होते हैं। देखिए ना काउंसिल का क्या काम होता है, ये जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स या रीजन के लिए जो है ये जो है रिकमेंडेशन जो देती है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड एक और बात याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में आज भी जो है हमें जो है इनर लाइन परमिट जो देखने को मिलता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इनके ट्राइब्स, इनके फेस्टिवल्स फॉर से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको आप जरूर मेमोराइज कीजिएगा। आई होप आपको मेरी इस वीडियो में जो है कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए जो है इस तरह से जो है यूजफुल जो है वैल्यूएबल वीडियोस जो है बनाता रहूं, लेक्चर लाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।